नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है शिक्षा, भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताएं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस क्लास में कि शिक्षा से जुड़े क्या क्या सवाल हो सकते हैं, भाषा से जुड़े क्या क्या सवाल है वो, और विभिन्न प्रकार की जो हमारे भारत में सांस्कृतिक विविधताएं हैं ना, तो उसके बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, आप लोगों अगर अपना सिलेबस को देखोगे ना, तो सामान्य ज्ञान का जो विषय है उसमें आप लोगों का शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक विविधताएं दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसे पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ना इस क्लास में ना एकदम गिने चुने प्रश्न लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड। ठीक है, और जितने भी प्रश्न है ना, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके तैयारी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना इंट्रो टाइप से आप लोग का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग सीधा एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ना मेरे आंसर देने से पहले कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने के लिए। उसके बाद ना मैं इसका विस्तार पूर्वक ना आप लोगों को आंसर दूंगा, और सारे ऑप्शन को आप लोगों को डिटेल पूर्वक आप लोग को पढ़ाऊंगा, ताकि उसके अलावा आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से ना जो आप लोगों की समझ है वो विकसित हो सके, इसलिए। ठीक है, तो आप लोग अगर कहीं चैनल पे नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मात्र 0.2 सेकंड का टाइम लगेगा यार। आप लोगों की सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोग का जो क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा पढ़ा सकूं, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और उसके बाद ना मैं आप लोगों का इसका जो पीडीएफ रहेगा ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कीजिए टेलीग्राम पर बाय एमडी धीवर करके। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल नहीं मिलेगा ना, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग सीधा जा करके इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग की जो तैयारी है बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से हम लोग ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से आप लोग पहले पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहला अगर कहीं देखना चाहो ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहा, शिक्षा, भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताएं के बारे में सबसे पहला हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा ना, तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ोगे तो केवल आप लोग सुनिए। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ करके बता देता हूँ और समझा भी दूंगा आप लोगों को, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हर किसी के जीवन में बहुत उपयोगी है। शिक्षा वह है जो हमें पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों से अलग करती है, मनुष्य को पृथ्वी से सबसे चतुर प्राणी बनाती है। आज के आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा काफ़ी अहम है। अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्यों को प्रदान करती है। शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है। भाषा भावों की वाहिका और विचारों की माध्यम होती है। भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है किसी भूभाग में विविध प्रकार के संस्कृतियों का पाया जाना, अर्थात एक ऐसे क्षेत्र के निवासियों की बोली, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा आदि सभी में विविधता पाई जाती है। भारतीय संविधान में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में निहित एवं अनुच्छेद 343 संघ भाषा का संबंधित है। तो इस प्रॉपर जो टॉपिक है ना, उसमें आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आप लोगों को ये बता देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से नोट कीजिएगा। ठीक है, चाहो तो नोट भी कर लो, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहला आप लोगों को ये लाइन को नोट करना है, शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन। ठीक है, मतलब 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था ना 2002 में, तो उसमें अनुच्छेद 21A में क्या जोड़ा गया, तो शिक्षा का अधिकार को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। कब, तो 2002 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जिसमें क्या जोड़ा है, 6 से 14 वर्ष के जो बालक है ना उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। कौन देगा, तो राज्य देगा, ये भी इसमें कहा गया है
है ना, ये आप लोगों को समझ में आया ना। और सेकंड में आप लोगों को जो याद रखना है ना, वो याद रखना है कि जो ना जो हिंदी भाषा है वो हमारी राजकीय भाषा है। क्या? तो हिंदी जो भाषा है ना वो हमारी राजकीय भाषा है, ये याद रखना है। और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ राज्य की हिंदी जो है ना वो राजकीय भाषा है, मतलब राजभाषा है, ये आप लोगों को याद रखना है। और लिपि जो होगा ना वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आएगा। और उसके अलावा अनुच्छेद 29-30 में क्या है, भारतीय संविधान में शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। क्या? तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार है ना वो 29-30 में दिया गया है। और अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ भाषा से संबंधित है, मतलब संघ की जो भाषा है ना उससे संबंधित 343 अनुच्छेद में कहा गया है। तो आप लोगों को केवल इतना ही याद रखना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना इसका जो सही विकल्प अर्थात ना जो ऑप्शनल जो हम लोग का क्वेश्चन है ना उसको हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ को एक एक डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सबसे पहला फर्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 22। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 22 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं बोला है। तो 8वीं अनुसूची जो है ना भारतीय संविधान के ना, तो उसमें 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, अब तक आप लोगों को पता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, उसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल जो बोला जाएगा ना तो उसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितना? तो 12 अनुसूचियां हैं और 22 इसमें भाग है। कितना? तो 12 अनुसूची 22 भाग और 395 इसमें अनुच्छेद है। ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं बोला गया है ना। ये जो 12 अनुसूची है उसके अंतर्गत जो 8वीं अनुसूची आता है ना तो उसमें कितना भाषाएं ये पूछा गया, तो 22 भाषा आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। जीके में आप लोग अधिकतर देखिएगा ना तो इसमें फैक्चुअल प्रश्न जो रहेगा ना वो आप लोगों से ज़्यादा पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी या ऑप्शन डी डोगरी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है बोला है। तो ये जो राजस्थानी जो भाषा है ना वो हमारे संविधान की जो भाषा है ना, मतलब हमारे संविधान की जो भाषा है ना तो उसमें जो 8वीं अनुसूची में जो हम लोगों ने 22 भाषा के बारे में पढ़ा था ना, तो 22 भाषा में शामिल जो है ना वो राजस्थानी भाषा वो नहीं है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी जो भाषा है ना वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जो हमारा भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में है उनमें, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345 या ऑप्शन डी 346। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 345 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की जो प्रक्रिया है ना तो उसके बारे में वर्णन किया गया है, ये बोला है। तो अनुच्छेद 345 में ना राज्य की राजभाषा के बारे में ना किस प्रकार से अपनाया जा सकता है ना तो उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 345 जो अनुच्छेद है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बोला है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ गया कि सर ये अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होता है।
तो सबसे पहला मैं आप लोगों को ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है ना, उसको थोड़े से सरल तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि अपने अंतर्मन की आवाज़ के अनुसार ना, बिना किसी बाहरी दबाव के या डर के अपने विश्वासों और मूल्यों के अनुसार ना जीने की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता, और उसके अलावा धार्मिक किसी भी प्रकार की जो है ना, तो उसको अपनी मान्यता रखने के मतलब किसी देवी देवता को मानने की ना अपनी एक अलग स्वतंत्रता दी जाती है ना, तो वो अनुच्छेद 25 में है, ठीक है। धार्मिक कहने का मतलब है कि धर्म के मामले में ना इसमें भी स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 25 में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26 में क्या है ये जान लो। अनुच्छेद 26 में ना भारतीय संविधान का जो एक भाग है ना, तो उसमें धार्मिक मामलों पर ना प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया है, मतलब अपने अनुसार अपनी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 26 में कहा गया है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27 में क्या है ये जान लो। अनुच्छेद 27 में ना किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार करने और रख रखाव के लिए ना उसको अधिकार दिया जाता है, मतलब वो बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए ना वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। और धार्मिक मामले में सुरक्षा की बातें अनुच्छेद 27 में कहा गया है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 28 में क्या है ये भी आप लोग जान लो। अनुच्छेद 28 में ना कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ना धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता के संबंध में इसमें ना आप लोगों को अधिकार दिए गए अनुच्छेद 28 में। उपासना कहने का मतलब यह है कि कुछ जो शैक्षणिक संस्थाएं होंगी ना उसमें आप लोग ना अपने धर्म कर्म के मामले में उपवास वगैरह सारी चीज रह सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाया जा सकता, तो ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना अनुच्छेद 25 ना, वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें निहित है, ठीक है। इतना ज़्यादा आप लोगों को बताने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को सारे आर्टिकल के बारे में थोड़े थोड़े नॉलेज हो सके, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ सेम वही पूछे। आप लोगों से कोई और प्रश्न पूछा जा सकता है अनुच्छेद 27 में क्या है, अनुच्छेद 28 में क्या है, तब कैसे करोगे। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आपको सारे डिटेल को याद रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ऑप्शन ए 82वां, ऑप्शन बी 83वां, ऑप्शन सी 84वां या ऑप्शन डी 86वां। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 86वां जो संविधान संशोधन है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है बोला है। तो 86वां जो संविधान संशोधन है ना उसमें अनिवार्य और निःशुल्क ना जो शिक्षा है ना का मौलिक अधिकार है ना उसको दिया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना वो 2002 को हुआ था। कब हुआ था, तो 2002 को हुआ था। और अनुच्छेद 21A में कब, तो अनुच्छेद 21A में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया है। मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया भी था, है ना। जो अनुच्छेद 21A है ना उसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है ना वो रखा गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है 82वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा आप लोग ये जान लो। तो 82वें संविधान संशोधन ना 2000 में हुआ था। कब हुआ था, तो 2000 में ना 82वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था, ये याद रखना है। और 82वें संविधान संशोधन में ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं ना तो उसमें सरकारी नौकरी में ना पदोन्नति के लिए आरक्षण के संबंध में ये प्रावधान रखा गया था अनुच्छेद 82 में, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी 83वां संविधान संशोधन में क्या था ये जान लो थोड़ा सा। तो 83वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना वो भी 2000 में हुआ था। कब, तो 2000 सन में ना वो भी 83वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था। और इसमें क्या था कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना, मतलब भारत का एक राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है ना, तो उसमें पंचायतों में ना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की जो आवश्यकता थी ना तो उसको समाप्त कर
कर दिया गया है 83वां जो संविधान संशोधन है उसमें, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी 84वां संविधान संशोधन में क्या था ये जान लो। तो 84वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना वो 2001 में हुआ था। कब? तो 2001 में ना ये जो 84वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था। और इसमें क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभा की जो सीट थी ना तो उसका जो सीटों का ना समायोजन किया गया था 25 वर्ष के लिए। और इसमें प्रतिबंधन लगाया गया था 25 वर्ष तक के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की संशोधन नहीं होगा ये बोला है। और 2026 तक की किसी भी प्रकार से ना ये जो सीट है ना उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये इसमें कहा गया था, ठीक है। तो इतनी सारी बातों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन करेक्ट हो जाएगा। थोड़े थोड़े इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को याद करते हुए चलना है, पढ़ते हुए, ठीक है। किसी एक प्रश्न को सट ले करके हम लोग नहीं चलेंगे, मतलब एक प्रश्न को ही करके नहीं चलेंगे, सारे ऑप्शन को ना डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से बैठ सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार ने किस भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? इसमें अलग अलग थोड़े से थ्योरी दिया है आप लोग को 4 प्रकार से, तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़ और चौथा मलयालम। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 व 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, मतलब सभी इसमें जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएंगे। कैसे? तो भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है बोला है। तो भारत सरकार ने ना ये जो ना चारों जो भाषा दी है ना उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। और आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में और अच्छे से समझाऊँ ना तो भारत सरकार ने ना टोटल 6 प्रकार की जो भाषा है ना तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो कौन कौन सा भाषा है ये जान लो ताकि इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से आप लोग बता पाओ, है ना। तो सबसे पहला जो भाषा आएगा ना वो आप लोगों का आ जाएगा तमिल। क्या होगा? तो सबसे पहला जो भाषा होगा वो तमिल होगा, जिसको 2004 में, कब? तो 2004 में मान्यता दिया गया था। और उसके अलावा ना दूसरा मैं बोलूँ ना तो दूसरा होगा संस्कृत। क्या? तो दूसरा जो होगा वो संस्कृत होगा और उसे ना 2005 में मान्यता मिला था। कब? तो 2005 में उसे मान्यता मिला था। और तीसरा में जो होगा ना वो कन्नड़ होगा। क्या? तो तीसरा में कन्नड़ हो जाएगा और उसे 2008 में जो मान्यता है ना वो मिला गया था। और चौथा जो होगा ना वो तेलुगु होगा। क्या? तो चौथा जो होगा वो तेलुगु होगा, जिसे 2008 में ही इसको भी मान्यता मिला था। कब? तो 2008 में तेलुगु को मान्यता मिला था। और उसके अलावा पांचवा जो होगा वो मलयालम होगा। क्या? तो पांचवा जो होगा वो मलयालम होगा और इसको 2013 में मान्यता मिला था। और जो छठवां होगा ना वो ओडिया होगा। क्या? तो छठवां जो है वो ओडिया हो जाएगा और इसे 2014 में मान्यता मिला था। ये सारी चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा एक बार और बता देता हूँ तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लीजिए। भारत सरकार ने जो है ना शास्त्रीय जो भाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ ना तो वो 6 प्रकार की जो भाषा है ना उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। उसमें ना सबसे पहला जो होगा वो आप लोग का तमिल होगा, 2004 में मान्यता मिला था। और दूसरा जो है वो संस्कृत हो जाएगा, 2005 में उसे मान्यता मिला था। और तीसरा जो होगा वो कन्नड़ हो जाएगा और उसे 2008 में मान्यता मिला था। और चौथा जो होगा ना वो आप लोगों का तेलुगु हो जाएगा, 2008 में इसे मान्यता मिला था। और पांचवा जो होगा वो मलयालम हो जाएगा, जिसे 2013 में मान्यता मिला था। और लास्ट में है ना उसे ओडिया कहते हैं, जिसे 2014 में मान्यता मिला था। तो टोटल 6 प्रकार की जो शास्त्रीय भाषा है ना उसे भारत सरकार ने मान्यता प्रदान किया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना प्रश्न क्रमांक 6 का वो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो इसमें चारों के चारों भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आप लोग को बताना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों को याद ही रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो क्या इसका आंसर होगा? कम से कम गैस करके तो बताइए, फिर इसका मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को आंसर दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार और संरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये जो प्रश्न है उसे सरल तरीके से समझाओ ना, तो आप लोगों ने देखा होगा जो मुस्लिम होते हैं वो, जो सिख होते हैं वो, और जो ईसाई होते हैं वो, तो उनका एक अलग से ही आप लोग देखने होंगे शिक्षण संस्थान, मतलब स्कूल उनका अलग ही रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वो संविधान के अनुच्छेद 30 में उसको संरक्षण दिया गया है, तो इसलिए अलग से उन लोग जो स्कूल है ना वो स्थापित कर सकते हैं शिक्षण संस्थाओं के तौर पर। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए, उसके अलावा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 19 में क्या है, थोड़ा सा आप लोग ये जान लो ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके। तो अनुच्छेद 19 में ना स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये है कि नागरिकों को ना, भारत के जो नागरिक है ना, उनको स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित जो है ना, तो उसमें उन लोगों का उल्लेख किया गया है कि क्या क्या उसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये उनको समझने हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन लोग को पता होगा कि भाषण की स्वतंत्रता मिलता है, पता है ना उन लोग को शांतिपूर्ण किसी कहीं भी जगह पर इकट्ठा होने का और प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण तरीके से ये उन लोग को अधिकार मिलता है। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद 19 में दिया जाता है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26 में क्या है ये जान लो। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना पिछले प्रश्न में कि अनुच्छेद 26 में क्या है उसके बारे में। तो अनुच्छेद 26 में जो है ना वो धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रबंधन की स्वतंत्रता कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक लोगों ने अपने धर्म के अनुसार किसी भी मंदिर को, है ना, किसी भी प्रकार की जो मंदिर होते हैं उसकी स्थापना कर लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये अनुच्छेद 26 द्वारा जो उनको धार्मिक मामले में प्रबंधन करने की जो स्वतंत्रता दिया जाता है ना, तो उसके अंतर्गत वो कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 में यही है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 29 में ना भारतीय संविधान में नागरिकों के हितों के संरक्षण के संबंध में दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को ना उसको अपने धार्मिक और राजनीतिक और भाषा और संस्कृति के संबंध में ना, तो किसी भी शैक्षणिक संस्था में वो प्रवेश ले सकता है और उसे प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है ना। तो ये बात इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30 को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जिसमें अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है, विशेष जो संस्थान खोलने की ना उसमें जो अधिकार है वो दिया गया है ना। चलिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ऑप्शन ए कोकड़ी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मणिपुरी या ऑप्शन डी संथाली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी संथाली जो भाषा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ा गया बोला है। तो वर्ष 2003 में जो जोड़ा गया ना 8वीं अनुसूची में ना वो संथाली भाषा था। और मैंने आप लोगों को जब पिछला प्रश्न करा रहा था तो उसमें आप लोग को बताया था ना कि 8वीं अनुसूची में क्या क्या है। तो 8वीं अनुसूची में हम लोगों को 22 भाषा जो है ना उसमें जो मान्यता प्राप्त है, मैंने आप लोग को बताया था ना 22 भाषा के बारे में और 8वीं अनुसूची के बारे में, है ना। तो जो 22 हम लोग का जो भाषा है ना तो उसमें एक संथाली भाषा है जिसे 2003 में जोड़ा गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है ना। और ये जो जोड़ा गया ना वो 92वें संविधान संशोधन 2003 कब, तो 92 जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था ना तो उसमें संथाली भाषा को जोड़ा गया। और 2003 में ना लगभग 4 जो भाषा है ना उसको जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो सबसे पहला बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सा? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 जो भाषा है ना वो 2003 में 92 संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में ये चारों भाषा को जोड़ा गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कोड़की या ऑप्शन डी भोजपुरी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है बोला है। तो 8वीं सूची में जो सम्मिलित नहीं है ना वो भोजपुरी भाषा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना भोजपुरी भाषा ना वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी पंजाबी या ऑप्शन डी कोड़की। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सिंधी भाषा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा को जोड़ा गया बोला है। तो जो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है ना उसमें 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना तो उसमें सिंधी भाषा जो है उसे जोड़ा गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सिंधी भाषा है ना मतलब 21वां जो संविधान संशोधन है ना वो 1967 में होता। कब? तो 1967 में ना 21वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधी भाषा जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए थोड़े से एक कूट वाले प्रश्न आ गया ना तो आप लोगों को ध्यान से थोड़ा सा समझना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न में से क्या संबंध है। पहला को पढ़िए कश्मीरी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा उर्दू, चौथा संस्कृत, पांचवा कोंकणी या छठा छत्तीसगढ़ी। तो क्या इसका आंसर है आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 और 6, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 4 और 5 या ऑप्शन डी 2 और 6। तो क्या इसका आंसर हो सकता है पहले आप बताइए। कई बार हम लोगों ने 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा कर लिया है तो ये तो आप लोगों के लिए थोड़े से सरल होने चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न हम लोगों ने अभी पिछले प्रश्नों में किया है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 2 और 6 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असंबंधित है। मतलब जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है ना तो उन 22 भाषा में से क्या कौन सी भाषा नहीं है आप लोगों को ये बताना था। तो दूसरा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, दूसरा भोजपुरी नहीं होगा और उसके अलावा छठवां जो छत्तीसगढ़ी है ना वो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना उसमें 22 भाषा का जो जिक्र किया गया तो उस 22 भाषा में ये छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी शामिल नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था। और हम लोगों ने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था भोजपुरी के बारे में, ये तो 8वीं अनुसूची में शामिल ही नहीं है। और छत्तीसगढ़ी को भी अभी तक की ना भारतीय जो 8वीं अनुसूची है ना जिसमें 22 भाषा दिया है तो उसमें छत्तीसगढ़ी को भी शामिल नहीं किया गया। लेकिन ना कई बार हमारे छत्तीसगढ़ के जो अनेक नेताएं हैं, अनेक लोग हैं ना तो उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी को भी ना 8वीं अनुसूची जो है ना भारतीय संविधान में ना तो उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसलिए कई बार प्रयास करे होंगे उन्होंने, आप लोगों को थोड़े न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को पता चला होगा, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ये तो सेम प्रश्न हो गया यार, आप लोग तो इजीली बता दोगे। पहला दिया है कश्मीरी, दूसरा नेपाली, तीसरा अंग्रेजी, चौथा संस्कृत, पांचवा मिजो। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन सी और ई या ऑप्शन डी सी और डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप लोग। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी और ई जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है बोला है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना अंग्रेजी ना वो भाषा जो है ना वो 8वीं अनुसूची में ना सम्मिलित नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ गया कि सर अंग्रेजी भाषा कैसे शामिल नहीं हो सकता है, वो तो हमारा जो वर्ल्ड का सेकेंड लैंग्वेज है ना, तो फिर अंग्रेजी भाषा कैसे शामिल नहीं होगा हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, अगर आप चाहो ना तो गूगल करके भी देख लीजिए कि भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22
भाषाओं का जिक्र किया गया है, इन 22 भाषा में अंग्रेजी है या नहीं, ये आप लोग एक बार गूगल करके देख लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और करेक्ट आंसर मैं बताऊँ ना तो ये जो 8वीं अनुसूची में ना जिसमें 22 भाषा दिया गया है, इन 22 भाषा में अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब अंग्रेजी भाषा ये 22 जो भाषा दिया है उसमें सम्मिलित नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर ई जो है ना, मिजो जो भाषा है ना, वो भी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो एक बार गूगल करके देख लो, लेकिन फैक्चुअल यही है कि वो सम्मिलित नहीं है जो अंग्रेजी भाषा है वो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। भारत के संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए तो ईजी होगा यार, कई बार इसी प्रश्न को पढ़ते हुए हैं। अब तो आप लोग को पता चल गया होगा क्या इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है? क्षेत्रीय भाषाओं को कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने देखा है ना कि जो भारतीय जो संविधान है उसका जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा से संबंधित दिया गया है, जिसमें 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है हमारे भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची ना हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 भाषाएं मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाल 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? अब भी मैं आप लोगों को पिछले प्रश्न में ये चारों के चारों को आप लोगों को बताया था, तो ये गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए कि ये गलत कर लो ये प्रश्न को आप। ऑप्शन ए 70वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन बी 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ऑप्शन सी 88वां संशोधन अधिनियम 2000 या ऑप्शन डी 92वां संशोधन अधिनियम 2003। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पिछले प्रश्न में भी बताया था कि ये जो 4 भाषाएं हैं कौन कौन सी, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाल, जो 4 भाषा है ना उसमें 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन में और किस सन में सम्मिलित किया गया। आप लोगों को बताया था ना कि ये जो 4 भाषाएं मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाल जो है ना, वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में सम्मिलित किया गया था करके बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से सबसे पहले पढ़िए। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? ऑप्शन ए 180 दिन, ऑप्शन बी 220 दिन, ऑप्शन सी 200 दिन या ऑप्शन डी 230 दिन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 200 दिन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? तो एक साल में ना जो प्राथमिक शिक्षक है, मतलब पहली से 5वीं के लिए जो टीचर है ना, तो उसको एक साल में 200 दिन उनको पढ़ाना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब 200 दिन ना उनको स्कूल जा करके कार्य करना अनिवार्य रहता है। और आरटीई 2010 में ना लागू किया गया था इसको, और आरटीई जो 2009 है ना उसमें ये प्रस्ताव लाया गया था। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को बताऊँ ना कि 6वीं से 8वीं, मतलब जो शिक्षक 6वीं से 8वीं को पढ़ाते हैं ना, तो उनको एक साल में 220 दिन उसको स्कूल जाना पड़ता है और कार्य दिवस जो रहता है ना वो उनका रहता है। उसके अलावा प्राथमिक जो शिक्षक होते हैं ना, मतलब पहली से 5वीं के लिए ना, तो उसको 200 दिन के लिए उसको स्कूल जाने पड़ते हैं और लगभग 800 घंटे उसको पढ़ाने पड़ते हैं एक साल में। ठीक है, और जो 6वीं से 8वीं के जो शिक्षक होते हैं उनको 220 दिन स्कूल जाने पड़ते हैं और 1000 घंटे उसको स्कूल में पढ़ाने पड़ते हैं। तो इन दोनों डाटा को आप लोगों को याद रखना है। और एक सप्ताह में अगर की बोला जाए ना,
तो जो शिक्षक होते हैं प्राथमिक के ना, तो उसको 45 घंटे पढ़ाने पड़ते हैं एक सप्ताह में, आप लोगों को ये याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200 घंटे जो प्राथमिक शिक्षक है ना, तो उसको एक साल में पढ़ाने पड़ते हैं, मतलब कार्य करने पड़ते हैं, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे वो ऑफिस का कार्य हो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप अपना जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर पाओ। और सब्सक्राइब करने के लिए मात्र 0.2 सेकंड का टाइम लगता है यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो, तो मैं भी आप लोग के लिए दोगुना मेहनत के साथ ना डबल ट्रिपल क्लास लेकर आऊँ, ताकि आप लोग का तैयारी अच्छे से हो पाए। और उसके अलावा ना मैं आप लोगों का टोटल 15 ही आप लोग का क्वेश्चन कराया था, क्योंकि डिटेल पूर्वक पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है आप लोगों का, है ना। तो इसलिए ना शाम को मैं आप लोगों के समक्ष ना इसका जो आगे की क्लास है ना, मतलब 15 से 30 का जो प्रश्न है ना, मतलब 15 क्वेश्चन और है ना, उसे मैं आप लोग को शाम को 4 बजे ला करके दे दूंगा। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है, ताकि ना हम लोग की जो तैयारी है वो बेटर तरीके से आप लोगों को हो पाए, क्योंकि छोटा छोटा स्लॉट में करेंगे ना तो अच्छे से आप लोग का माइंड सेट है वो भी बैठ पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं शाम को आज।